तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसको मैंने डिटेल में लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आज हम करेंगे दूसरे उसके दो एस्पेक्ट, दैट इज़ प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नाउ अब प्रोफेशन को हम लेते हैं। प्रोफेशन इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ व्हाट इज़ प्रोफेशन? प्रोफेशन इज़ जस्ट द यूटिलाइजेशन of special kind of skill and knowledge that empowers an individual to provide services in order to earn a living. So basically profession एक intellectual activity होती है और in order to become a professional a person has to attain certain kind of degree of knowledge or formal education and उसको कुछ टाइप की ट्रेनिंग्स भी करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल टीचर्स, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सबको हम प्रोफेशनल्स बोलते हैं। तो प्रोफेशनल बनने के लिए उनको स्पेशल काइंड ऑफ नॉलेज का गेन करना पड़ता है, स्किल्स का गेन करना पड़ता है ना। उसके फीचर्स हम लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट आता है क्वालिफिकेशन। प्रोफेशनल बनने के लिए हमको एक स्पेशल टाइप का क्वालिफिकेशन अंडरगो करना पड़ता है। लाइक अ पर्सन हैज़ टू अक्वायर सर्टेन एक्सपर्टीज टू ऑफर प्रोफेशनल सर्विसेज। हर कोई उठ के प्रोफेशनल सर्विसेज देने नहीं लगता है। अगर उनके पास वो प्रॉपर नॉलेज और स्किल होता है तो ही हम प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से अपनी सर्विस को रेंडर कर सकते हैं। सो इट इज़ जस्ट अ सिस्टमैटिक एंड फॉर्मल ट्रेनिंग जो हर प्रोफेशनल को करनी पड़ती है। तो क्वालिफिकेशन क्या हो जाता है? अ पर्सन हैज़ टू अक्वायर सर्टन एक्सपर्टीज टू ऑफर प्रोफेशनल सर्विसेज। ओके, देन आता है मोटिव। नाउ एज प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो मेन मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज टू अर्न मोर एंड मोर मनी. This activity is undertaken for earning money. On other hand, profession should also have the motive to provide proper services to his or her client. For example, a doctor treating the illness of a patient should aim at improving the health of the patient rather than just focusing on money. ठीक है, तो मेन पर्पस होता है पैसे कमाना और अपनी सर्विसेज को प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करना। देन आता है मॉनेटरी रिटर्न्स। अ प्रोफेशनल रेंडर सर्विसेज और इन एक्सचेंज में उनको क्या मिलता है? फीस मिलता है। द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल। अब यहाँ पर दो तरीके के हो जाते हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयड होता है और एक या तो वो किसी जगह पे एज अ एम्प्लॉय काम करता है। तो यहाँ पर जो इसकी इनकम होती है एक जगह पे सर्टन होगी, एक जगह पे अनसर्टन होती है। फॉर एग्जांपल, अ डॉक्टर हैविंग हिज ओन क्लिनिक इज सेल्फ एम्प्लॉयड। वो तो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा तो उसकी इनकम क्या हो जाएगी? अनसर्टन रहेगी। कभी पेशेंट ज़्यादा होते हैं, कभी पेशेंट कम होते हैं, तो वहाँ पर उसकी इनकम लेवल अनसर्टन होती है। बट अ डॉक्टर वर्किंग इन अ हॉस्पिटल इज़ कंसिडर्ड एज एन एम्प्लॉय, तो उसकी इनकम सर्टन हो जाएंगी, वो फिक्स्ड इनकम आती है, मंथली इनकम आती है। देन कम्स द कैपिटल। सेम वे यहाँ पर हम ये चीज़ को ही डिस्कस करेंगे। कैपिटल अगर प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड होता है तो उसको कैपिटल लगता है, लेकिन वो बहुत लो लेवल पे लगता है। और ऑन अदर हैंड अगर प्रोफेशनल वर्किंग है अंडर समवन एल्स एज एन एम्प्लॉई तो उसको कैपिटल की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये कैपिटल का प्रॉब्लम हो गया। देन कम्स रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अभी कोई भी प्रोफेशनल हो उसको एक पर्टिकुलर अपने इंस्टीट्यूट से रजिस्टर करवाना पड़ता है। अनटिल एंड अनलेस वो रजिस्टर नहीं होगा वो प्रोफेशनल नहीं कहलाया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमको लॉयर बनना है सो द बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स, इधर पे हमको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर हमको सीए बनना है सो ICAI, दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यहाँ से हमको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, पर्टिकुलर फील्ड में प्रोफेशनल बन पाएंगे। देन कम्स नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। अब नॉन ट्रांसफरेबिलिटी क्या होता है? टू प्रैक्टिस अ प्रोफेशन वन शुड अक्वायर्स और रिक्वायर टू हैव द प्रिस्क्राइब नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल। हाउएवर ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है टू अनदर पर्सन
until and unless if he or she is equally qualified in the said profession. For example, a lawyer cannot transfer his office or his practice to his son who has not completed his education in law. जब उसका बेटा अगर लॉ में उसकी एजुकेशन कंप्लीट करेगा तो ही लॉयर अपना ऑफिस और प्रैक्टिस अपने बेटे को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। देन कम्स नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क क्या होता है? अ प्रोफेशनल रेंडर एक्सपर्ट सर्विसेज टू हिज क्लाइंट विच इज़ बेस्ड ऑन हिज फॉर्मल एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल, और इन एक्सचेंज में उसको क्या मिलता है? उसकी फ़ीस मिलती है, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ वर्क होता है कि हर प्रोफेशन अपनी फील्ड के हिसाब से, अपना प्रोफेशन के हिसाब से अपनी सर्विसेज रेंडर करता है अपने क्लाइंट को, और उस हिसाब से उसको अपनी फ़ीस मिलती है, उसका चार्जेस मिलता है। सो ये था हमारा प्रोफेशन। नाउ आते हैं दूसरी चीज़ पे, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक activity. Now what is employment? Employment is just hiring or recruitment of a particular person to do a particular type of job, और in return में उसको wages या salaries मिलती है to earn his livelihood. अब जब यहाँ पर उसको in return में wages और salary मिलती है, so it is also known as economic activity. नाउ आते हैं क्वालिफ़िकेशन पे, इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहला आता है इसका क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर स्पेसिफिक या स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। हम 12th के बाद भी जॉब कर सकते हैं, हम ग्रेजुएशन के बाद भी जॉब कर सकते हैं, हम कोई पर्टिकुलर डिप्लोमा लेके भी जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन इधर पे नेसेसरीली नहीं है कि हमको एज इन जैसा हमने प्रोफेशन में डिस्कस किए थे तो उस तरीके का नॉलेज नहीं रहेगा तो भी चलेगा। देन आता है सेकंड मोटिव। यहाँ पर भी अगर कोई भी बंदा जॉब करेगा तो उसका मेन मोटिव होगा इन रिटर्न उसको पैसे मिले, उसका मेन मोटिव होगा टू अर्न मनी इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज प्राइमरी और सेकेंडरी नीड्स, ओके। देन कम्स मॉनिटरी रिटर्न्स। सेम वे एम्प्लॉय जो भी काम करता है इन रिटर्न दे गेट मनी इन फॉर्म ऑफ वेजेस और सैलरी फॉर द वर्क कंप्लीटेड बाय हिम। वेजेस को हम डेली या वीकली बेसिस पे करते हैं और जो सैलरीज होती है वो मंथली पे होती है। लेकिन इसके अलावा एन एम्प्लॉय में ऑल्सो गेट इंसेंटिव, कमीशन, रिवॉर्ड्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलेंगे, रेंट अलाउंसेस, बोनस मिलेंगे, एक्सेट्रा। देन कम्स मॉनेटरी रिटर्न्स हो गया। उसके बाद आता है हमारा कैपिटल। अब यहाँ पर भी नो नीड फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड बाय एन एम्प्लॉय। जब एम्प्लॉय दूसरी जगह काम करता है तो उसको कैपिटल की क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर भी कैपिटल नहीं होता है। देन आता है कोड ऑफ कंडक्ट। ये ज़रूरी होता है, वाई? बिकॉज एन एम्प्लॉय हैज़ टू अबाइड विद सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज़ स्पेसिफाइड बाय हिज एम्प्लॉयर। जैसा टाइम पर रिपोर्ट करना है ऑफिस में, ड्रेस कोड प्रॉपर होना चाहिए, फॉर्मल ड्रेसेस होना चाहिए, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो एम्प्लॉयर रखता है और वो कोड ऑफ कंडक्ट को हर एम्प्लॉय को फॉलो करना पड़ता है। देन कम्स नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। Every employment is an individual and independent contract which cannot be transferred from one person to another. अब इसको भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। Suppose if a manager retires, he cannot transfer the job to his son or his daughter, provided certain provisions and guidelines which are given by the गवर्नमेंट लेवल। गवर्नमेंट लेवल पे जो होता है, लेवल पे अगर ऐसा होता है कि उनको अपने हिरार्की को मिल जाती है जॉब, बट ये प्राइवेट सेक्टर में पॉसिबल नहीं होता है। फिर आता है लास्ट में नेचर ऑफ वर्क। यहाँ पर द नेचर ऑफ वर्क डिपेंड्स अपॉन द जॉब प्रोफाइल ऑफ द एम्प्लॉई। एन एम्प्लॉयर असाइन अ टास्क एंड द एम्प्लॉई इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द सेम ऑन टाइम। सो ये इस तरीके का नेचर ऑफ वर्क होता है, जैसा उसका काम होगा उसको उस तरीके से काम कंप्लीट करके देना पड़ेगा और इन रिटर्न में उसको वेजेस मिलेगी या सैलरीज मिलेगी। सो गाइज ये था हमारा टॉपिक प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का। हमने फीचर्स डिस्कस किए हैं प्रोफेशन के और एम्प्लॉयमेंट पे। आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।